आज का हमारा टॉपिक है राज्य स्वायत्तता की मांग। राज्य स्वायत्तता की मांग का अर्थ यह है कि जो प्रांतीय सरकारें हैं, जो राज्य सरकारें हैं, वो केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से मुक्ति चाहती हैं। माने जो राज्य स्वायत्तता की मांग है वो केवल और केवल संघात्मक शासन प्रणाली में ही हो सकती है। एकात्मक शासन प्रणाली में ऐसी मांग का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि एकात्मक शासन प्रणाली में एक ही तरह की सरकार होती है, केवल केंद्रीय सरकार होती है, प्रांतों में अलग अलग सरकारें नहीं होती। लेकिन जो संघात्मक शासन प्रणाली है, संघात्मक शासन प्रणाली में दो तरह की सरकारें होती हैं। एक सरकार होती है केंद्र स्तर पर, और जितने भी प्रांत, जितने भी राज्य होते हैं उनमें अलग अलग सरकारें होती हैं। तो ऐसे में संविधान द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में शक्तियों का विभाजन किया जाता है। लेकिन संविधान के अतिरिक्त भी कई बार जो केंद्रीय सरकार है, कुछ राजनीतिक कारणों से प्रेरित होकर या जो संविधान में व्यवस्थाएं की गई हैं उनको राजनीतिक शस्त्र के रूप में इस्तेमाल करके समय समय पर जो राज्य सरकारें हैं उनके कार्यों में हस्तक्षेप करती रहती हैं। तो ऐसे में जो राज्य सरकारें हैं वो स्वायत्तता की मांग करती हैं। माने जो राज्य सरकारें हैं वो केंद्र सरकार के हस्तक्षेप को कम से कम करवाना चाहती हैं, और साथ ही साथ जो राज्य सरकारें हैं वो वैधानिक, प्रशासनिक और वित्तीय क्षेत्र में भी केंद्र सरकार का हस्तक्षेप कम चाहती हैं, और साथ ही साथ वित्तीय क्षेत्र में निर्भरता भी, आत्मनिर्भरता भी चाहती हैं कि केंद्र पर जो उनकी निर्भरता है वो समाप्त हो, वो वित्तीय क्षेत्र में आत्मनिर्भर हों, उनके पास कुछ वित्तीय स्रोत हों जिससे कि वो अपनी योजनाओं को आसानी से लागू कर पाएं। तो जो ये राज्य स्वायत्तता की मांग है भारत में 1967 के बाद अस्तित्व में आई, क्योंकि 1967 तक भारत में केंद्र और राज्यों में लगभग कांग्रेस की ही सरकार थी। तो ऐसे में राज्यों का यदि कोई भी केंद्र से मनमुटाव होता था, कोई विवाद होता था, तो जो केंद्रीय हाई कमान है, कांग्रेस हाई कमान है, वो उसका आसानी से समाधान कर लेता था। लेकिन 1967 के जब चुनाव हुए तो लगभग 9 राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें बनी, माने गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। तो उस समय जो जहाँ जहाँ गैर कांग्रेसी सरकारें अस्तित्व में आई, वहाँ केंद्र सरकार का जो हस्तक्षेप है उसके विरुद्ध आवाज उठनी शुरू हो गई। माने जो राज्य स्वायत्तता की मांग है वो आरंभ हो गई। तो ऐसे में राज्य स्वायत्तता की मांग के उत्पन्न होने के कुछ और भी कारण रहे हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें फर्स्ट है पृथक सांस्कृतिक अस्तित्व को स्थिर रखने की इच्छा। भारत एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्न जातियों के, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हैं, और हर वो सांस्कृतिक अल्पसंख्यक माने जो संस्कृति के आधार पर संख्या में बहुत कम हैं, उनको अपनी अलग सांस्कृतिक अस्तित्व की सुरक्षा के लिए कुछ चिंता रहती है। उन्हें ये रहता है कि जो बहुसंख्यक वर्ग हैं, सांस्कृतिक आधार पर जो बहुसंख्यक वर्ग है, वो उनकी जो अल्पसंख्यक वर्ग की संस्कृति है कहीं उसको समाप्त ना कर दे, उनकी जो अलग सांस्कृतिक पहचान है वो कहीं मिट ना जाए। तो ऐसे में जो सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों के लोगों की ये भावना है कि उनकी जो सांस्कृतिक अस्तित्व की अलग पहचान है वो बनी रहे, तो उनको लगता है कि ये तभी संभव है यदि वो राजनीतिक और आर्थिक रूप से सक्षम होंगे। माने उनका ये विचार है कि उनकी संस्कृति की, उनके सांस्कृतिक अस्तित्व की जो सुरक्षा है वो तभी संभव हो सकती है जब वो राजनीतिक क्षेत्र में भी एक अहम भूमिका निभाएं और आर्थिक क्षेत्र में भी वो सबल हों। तो ऐसे में जो सांस्कृतिक बहुसंख्यक वर्ग है वो उनके विरुद्ध पक्षपात नहीं कर पाएंगे। तो ये जो मांग थी ये खास तौर से उन राज्यों से उत्पन्न हुई जिन राज्यों में एक ही धर्म, भाषा या सांस्कृतिक समूह के लोग केंद्रित हैं, जैसे पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरल, पंजाब, जम्मू कश्मीर। ये ऐसे राज्य हैं जहाँ किसी न किसी आधार पर जो धार्मिक, भाषाई या सांस्कृतिक समूह की जो बहुसंख्या है
वो निवास करती है। तो ऐसे राज्यों से ही जो राज्य स्वायत्तता की मांग थी वो उत्पन्न हुई थी, और आमतौर पर जो विपक्षी सरकारें बनी शुरू में, वो भी इन्हीं राज्यों में ही सत्तासीन हुई। सेकंड है इसमें राज्यों के पास वित्तीय साधनों का अभाव। भारत के संविधान में जो वित्तीय साधनों का विभाजन किया गया है, वो विभाजन केंद्र के पक्ष में है। माने इनकम के जो महत्वपूर्ण साधन हैं वो केंद्र सरकार को दिए गए हैं, जबकि राष्ट्र के विकास से संबंधित जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो राज्यों को दिए गए हैं। अब राज्यों के पास वित्तीय साधन है नहीं, राज्य अपने साधनों में से अपनी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकते, अपनी योजनाओं को क्रियान्वित नहीं कर सकते। तो ऐसे में जो राज्य हैं, जो संघ की इकाइयां हैं, उनको अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। तो ऐसे में जो केंद्र सरकार है वो राज्यों को सहायता अनुदान ग्रांट देती है, और ये जो ग्रांट दी जाती है विभिन्न राज्यों को, इसका कोई निश्चित नियम नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार अपने स्वविवेकानुसार राज्यों में ग्रांट देती है। तो कुछ केंद्रीय कर भी ऐसे हैं जिनके धन का जो वितरण है वो केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। तो इससे क्या होता है कि केंद्र में जिस राजनीतिक दल की सरकार है, जिन राज्यों में उसी राजनीतिक दल की सरकार है, उनको तो ग्रांट लेने में भी दिक्कत नहीं आती। उनकी जो वित्तीय सहायता है वो केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर की जाती है। लेकिन जिन राज्यों में केंद्र से अलग किसी राजनीतिक दल की सरकार है, उनके साथ फिर थोड़ा सा भेदभाव यहाँ हो जाता है। तो ऐसे में जो विपक्षी दलों की सरकार है, यहाँ विपक्षी दल का अर्थ है कि केंद्र में जिस राजनीतिक दल की सरकार है उससे अलग किसी अन्य राजनीतिक दल की सरकार यदि किसी राज्य में है, तो उनको फिर ये शिकायत रहती है कि जो केंद्र सरकार है वो उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। तो ऐसे पक्षपात से मुक्ति पाने के लिए भी जो राज्य हैं अधिक शक्तियों की मांग करते हैं और अधिक वित्तीय साधनों की मांग करते हैं। नेक्स्ट है इसमें क्षेत्रीय असंतुलन। हमारे देश की जो हम स्थिति देखते हैं तो कई राज्य जो हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से विकसित हैं, और कुछ राज्य ऐसे हैं जो आर्थिक क्षेत्र में भी, सामाजिक क्षेत्र में भी और अन्य क्षेत्रों में भी पिछड़े हुए से हैं। और एक ही राज्य में जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनकी आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं है। पिछड़े क्षेत्र के जो लोगों की भावना है वो ये है कि केंद्र सरकार उनके क्षेत्रों में बड़े बड़े उद्योग धंधे नहीं लगाती, बिजली उत्पादन के कारखाने नहीं लगाती, इस्पात उद्योग नहीं लगाती, जिसके कारण उनके जो क्षेत्र हैं वो और ज़्यादा पिछड़ते जा रहे हैं। कुछ क्षेत्रों के लोगों की ये जो भावना है काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि केंद्र सरकार ने ऐसी नीति अपना रखी है कि जिसके कारण जो बड़े बड़े उद्योग हैं, जो बड़े बड़े प्लांट हैं, वो विकसित क्षेत्रों में ही लगाए जाते हैं, और जो पिछड़े क्षेत्र हैं वो पहले से ही पिछड़े हुए हैं, और जब वहाँ ये उद्योग धंधे नहीं लगाए जाते और भी जो आर्थिक कार्य वहाँ हो सकते हैं वो नहीं किए जा रहे केंद्र सरकार के द्वारा, तो ऐसे में वो फिर और ज़्यादा पिछड़ जाते हैं। और इस स्थिति में ये जो क्षेत्र हैं ये राज्य स्वायत्तता की मांग को और ज़्यादा जोर प्रदान करते हैं, क्योंकि वो अनुभव करने लगते हैं कि यदि इनके पास अधिक शक्तियाँ होंगी तो फिर राज्य सरकारें अपने इन क्षेत्रों में भी संतुलित विकास कर पाएंगे। जैसे हम हरियाणा की स्थिति देखते हैं तो हरियाणा में जो उत्तरी हरियाणा का क्षेत्र है वो संपन्न है, क्योंकि वहाँ पानी की अधिकता है, पानी की अधिकता होने के कारण वहाँ फसल अच्छी होती है। और दूसरी जो दक्षिण हरियाणा का क्षेत्र है वो कृषि के मामले में थोड़ा पिछड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ पानी वगैरह ज़्यादा है नहीं, तो लोगों के जो कितनी भी ज़मीन पड़ी है वो सारी फिर जो फसल नहीं होगी तो उस ज़मीन का कोई मूल्य उनको, उस मूल्य से कोई लाभ उनको प्राप्त नहीं होता। नेक्स्ट है इसमें अत्यधिक केंद्रीयकरण। राज्य स्वायत्तता की जो मांग का मुख्य कारण है वो ये है केंद्र सरकार का बढ़ता हुआ शिकंजा, कसता हुआ शिकंजा। जो केंद्र सरकार है वो कभी योजनाबद्दी के नाम पर, कभी देश की सुरक्षा के नाम पर
अपने अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करती जा रही है। तो ऐसे में जो राज्य सरकार की स्थिति है काफ़ी हद तक केंद्र के अधीन इकाइयों वाली रह गई है। एक प्रबल स्थिति होनी चाहिए राज्यों की कि राज्य अपने क्षेत्र में आत्मनिर्भर हों, अपने विकास कार्य अच्छे से कर सकें। तो ऐसे में उन्हें उसमें दिक्कत आ रही है और केंद्र सरकार का जो हस्तक्षेप है किसी न किसी बहाने से राज्यों के कार्यों में बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसे में जैसे जैसे केंद्रीयकरण का और अधिक विस्तार होता जा रहा है वैसे वैसे राज्य स्वायत्तता की जो मांग है वो भी बढ़ती जा रही है। राज्य स्वायत्तता की मांग के जो अन्य कारण हैं उन पर हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।